नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो हम क्लास लेकर आए हैं वो है काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण यानी कि क्या क्या लक्षण होंगे या काव्य की क्या क्या परिभाषाएं हैं। एक काव्य को पढ़ने के समय, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं उस समय हमें किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कुछ आचार्यों ने, संस्कृत आचार्यों ने और जो आपके हिंदी आचार्य हैं उन्होंने कहा है। काव्य लक्षण को जानेंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। जो आपकी कोई भी परीक्षा है, चाहे वो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर टीजीटी पीजीटी है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसमें हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर मात्र 750 रुपये में। यदि आप टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है तो भी आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। ऐसे प्रश्नों का अलौकिक संकलन किया जा रहा है जो हमें नहीं लगता कि कहीं बाहर मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। टेस्ट पेपर के हर प्रश्न को बड़ी तर्कता के साथ में देखा जा रहा है कि क्या वास्तविकता में ये परीक्षा उपयोगी है, या जो पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं उनके अनुकरण को देखते हुए, उनसे और आगे की दृष्टि रखते हुए ये टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, किसी भी राज्य की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं, या फिर किसी भी राज्य की सेट या राज्य पात्रता परीक्षा होती है, या किसी और अन्य हिंदी शिक्षक से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर ही कॉल करें। अगर आपको नंबर प्रोवाइड नहीं होता है, आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले पाते हैं, तो फिर हम क्लास के अंतिम में आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। उसी नंबर पे जो भी आपको कोई जानकारी चाहिए आपको उसी नंबर पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि काव्य शास्त्र क्या है। हिंदी के आचार्यों ने किसे काव्य शास्त्र माना है, संस्कृत के आचार्यों ने किसे काव्य शास्त्र माना है। सबके अपने अपने मत थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो काव्य होता है, काव्य की संरचना में कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, या किस आचार्य ने किस रूप में काव्य को माना है। कोई कहते हैं कि वाक्य में यदि रस होता है तो ही काव्य होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो परिभाषाएं हैं, जो लक्षण हैं, हिंदी के आचार्यों ने क्या मानी है, कवियों ने, आलोचकों ने, और जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने क्या मानी है, एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको उतना पढ़ाया जा रहा है जितना कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं अभी की काव्य लक्षण। काव्य लक्षण यानी कि काव्य की परिभाषा। जैसा कि आप देखते हैं, अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे, तब आपने देखा होगा कि नाटक की परिभाषा, नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ ये आपने देख लिया था। एक तरीके से काव्य का उद्भव और विकास जो हुआ था, जैसे हम नाटक में देखे, आलोचना में देखे, उपन्यास में देखे, कहानी में देखे, तो इस तरह हम यहाँ पे काव्य में भी देखेंगे। हमने देख लिया था कि काव्य की शुरुआत कैसे हुई, प्रमुख जो काव्याचार्य थे, उनके जो ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, और उनकी जो विशेषताएं थी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण थी वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि काव्य के लक्षण। काव्य लक्षण यानी कि काव्य की परिभाषा। काव्य की परिभाषा किन आचार्यों ने किस किस रूप में दी है। ठीक है, काव्य को समझने के लिए उन्होंने किन किन तत्वों की अनिवार्यता मानी है कि यदि किसी एक रचना में या किसी एक श्लोक में ये तत्व विद्यमान है तो ये काव्य हो सकता है। ठीक है, काव्य की समालोचना के प्रारंभ होने तथा काव्य शास्त्र के क्रमबद्ध विकास के साथ ही काव्य की परिभाषा भी प्रस्तुत होने लगी थी। देखिए, काव्य की समालोचना, काव्य की समान आलोचना, समलोचना यानी कि समान जो आलोचना थी वो जब होने लगी थी,
उसके प्रारंभ होने के साथ ही काव्य शास्त्र का जो क्रमबद्ध विकास था, जैसे काव्य शास्त्र लिखना शुरू हुआ और उसके बाद क्रमबद्ध उसमें विकास होता चला गया, बढ़ता चला गया। भरत मुनि आए, भामा आए, दंडी आए, उद्भट आए, इस तरीके से जो सब अपने अपने आप में आचार्य आए थे। विकास के साथ ही काव्य की परिभाषा भी प्रस्तुत होने लगी थी। जैसे जैसे आचार्य आए थे उन्होंने अपने अपने अनुसार काव्य को परिभाषित किया। जैसे कि दंडी आए तो दंडी ने नाट्य शास्त्र के अनुसार काव्य को परिभाषित किया। आगे हमने देखा है कि काव्य अलंकार है, तो काव्य अलंकार में उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रमुखता दी है। कोई ध्वनि को दे रहा है, कोई रस तत्व को दे रहा है, ठीक है। आगे जाके किसी ने छंद शास्त्र को भी प्रमुखता दी है। तो ये तत्व हैं। तो इस तरह की जो आचार्य थे वो परिभाषाएं प्रस्तुत करने लगे थे। काव्य के तत्व किसमें निहित हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखकर अनेक आचार्यों तथा विद्वानों ने अपने अनुसार काव्य को परिभाषित किया है। किसने किया है? जो आचार्य और विद्वान हैं, कवि हैं, उन्होंने अपने अनुसार काव्य को परिभाषित किया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि प्रमुख जो संस्कृत आचार्य हैं उनकी जो काव्य संबंधी परिभाषाएं हैं। यहाँ पे सिर्फ जो बात करेंगे अभी संस्कृत वालों की करेंगे। भरत मुनि, पहले नंबर पे हम बात करते हैं भरत मुनि की। भरत मुनि का ग्रंथ आप सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कहते हैं कि अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, यानी कि अर्थ और क्रिया, इनका कहना है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखिएगा आप, अर्थ प्लस क्रिया, यानी कि अर्थ और क्रिया। क्रिया का मतलब होता है अभिनय से, नृत्य से, ठीक है। अर्थ और क्रिया, अर्थ प्लस क्रिया, यहाँ पे के अर्थ और क्रिया के संयुक्त रूप को काव्य कहा है। किसने कहा है? देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, ये परिभाषाएं देखिए, या तो प्रश्न करेगा आपसे एक्सपर्ट कि उक्त परिभाषा संबंधित है किससे? भरत मुनि से, भामा से, दंडी से, वामन से, अन्यत्र भी विकल्प रहेंगे। या फिर अर्थ क्रियोपेतम काव्यम ना देके, ठीक है, यहाँ पे देगा अर्थ और क्रिया के या अर्थ और अभिनय के संयुक्त रूप को काव्य कहा जाता है, ऐसा मानने वाले आचार्य हैं या ऐसा मानने वाले विद्वान हैं। तो कौन है आपके? भरत मुनि, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि एक्सपर्ट आगे की सोचने लगा है, वो सीधे सीधे परिभाषा आपको नहीं देगा। पहले नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी पीजीटी में सीधे सीधे परिभाषाएं आती थी, पूछ लिया जाता था कि प्रस्तुत उक्ति या ये कथन किसने कहा है। अब यहाँ से नहीं पूछेगा, अब उनके अर्थ से प्रश्न कभी करने लगा है। तो अर्थ और क्रिया के या अर्थ और अभिनय के संयुक्त रूप को काव्य किसने माना है? तो भरत मुनि ने। दूसरे नंबर पे बात करते हैं भामा की। भामा कह रहे हैं कि शब्दार्थौ संहितौ काव्यम। भामा जी कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ के, शब्द और अर्थ जहां संयुक्त रूप से साथ रहते हैं उसे काव्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पे भामा जी कह रहे हैं, अगर आप वैसे परिभाषिक रूप में देखेंगे कि काव्य वह है जिसमें शब्द और अर्थ साथ रहते हैं। शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ जो एक साथ रहते हैं, संहितो यानी कि साथ रहते हैं, वही काव्य है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप, यदि आपको लगता है कि हमें ये भी कोटेशन नोट करनी है, परिभाषा नोट करनी है, तो आप वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा यहीं से प्रश्न बनेंगे जो एकदम निचोड़ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, आडंबर नहीं दिया जा रहा है। तो शब्दार्थो संहितौ काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ जब सहित होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसको काव्य कहते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं दंडी जी की। अब इनके जो काव्य ग्रंथ हैं उनको ज़रा कमेंट में लिख दीजिएगा। काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ है, भामा का क्या है, भरत मुनि, दंडी, इन सबको आप पढ़ चुके हैं। दंडी जी की यदि बात करें, और एक विशेषता ये भी है, यदि यहाँ पे प्रश्न आपसे किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये जो उक्ति है, ये जो परिभाषा है, ये किस ग्रंथ से संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा ये जितने आचार्य हैं इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र,
बाकी का आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। भामा की बात करें तो काव्य अलंकार है, दंडी की बात करें तो काव्य दर्श है, तो ये इन्हीं से लिए गए हैं, अन्यत्र से नहीं। दंडी की बात करते हैं तो शरीरम तावदिष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली। दंडी जी कह रहे हैं कि काव्य का जो शरीर है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली, काव्य का जो शरीर है वो इष्ट है, ठीक है, इष्ट है, अर्थ से युक्त पदावली से होता है। काव्य का शरीर तो इष्ट है, इसका अर्थ से युक्त, शरीर तो इष्ट, अर्थ से युक्त पदावली से होता है, उसे काव्य कहते हैं। यानी कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली, जो शरीर है वो तावदिष्टार्थ यानी कि इष्ट के तो समान है, लेकिन उसमें अर्थ से युक्त जो पदावली होती है, जो पद होते हैं, उसे ही काव्य कहते हैं। ये किसने कहा है? तो आपके दंडी जी ने कहा है। वामन की बात करें तो वामन जी कह रहे हैं अपने काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, यानी कि अलंकार से युक्त काव्य ही ग्राह्य है। अलंकार से युक्त काव्य ही ग्राह्य है, यानी कि ग्रहण करने योग्य है। कौन सा काव्य? जो अलंकार से युक्त है, जिसमें अलंकार है। आगे कह रहे हैं वामन ही सौंदर्य में अलंकार, यानी कि अलंकार ही सौंदर्य है, अलंकार ही सौंदर्य है, यानी कि सौंदर्य में अलंकार ही काव्य है, या काव्य में अलंकार में जो सौंदर्य होता है वही काव्य है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो ऐसा कहने वाले आपके आचार्य वामन हैं। बात कर लेते हैं आगे रुद्रट जी की। रुद्रट जी कह रहे हैं कि ननु शब्दार्थ हो काव्यम, यानी कि ननु छोटे छोटे से जो शब्द और अर्थों का जो समन्वय होता है वही काव्य है, ठीक है, ऐसा कहा है रुद्रट ने। विश्वनाथ कह रहे हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रस से युक्त जो वाक्य है वही काव्य है, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, यानी कि इन्होंने रस को काव्य माना है, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं फिर। मुझे लग रहा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा, इसमें दो संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत सरल शब्दावली में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, लेकिन हम सबको अलग अलग लेके आएंगे। काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, ठीक है। और प्रयास यही किया जाएगा कि आपको सब स्पष्ट हो जाए, कुछ भी आपसे शेष ना रहे। जितना परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बस अंतिम में यही कहना है कि आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप अन्यत्र कमेंट ना करें, जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपके मम्मट की। आचार्य मम्मट जी क्या कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति, सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वापि। ये कौन कह रहे हैं? आपके
मम्मट जी कह रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ। गले में प्रॉब्लम हो रही है। पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम्। बात कर लेते हैं ये आगे चल के हिंदी आचार्य, प्रमुख हिंदी आचार्यों व विद्वानों। यहाँ पे आलोचक भी रहेंगे, विद्वानों की काव्य संबंधी परिभाषाएं। देखिए आप यहाँ पे सोचेंगे कि हमने वो जो पद वाली है वो नहीं लिखवाई है, जब हम संप्रदाय पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं केशव दास की। केशव दास कहना चाह रहे हैं कि दोष रहित, केशव दास ने सीधे सीधे लिखिएगा, केशव दास ने दोष रहित अलंकार सहित, दोष रहित अलंकार सहित और रसमयी रचना को काव्य माना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की यदि बात करें तो ये कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों को, अंतःकरण की जो वृत्ति होती है हमारे मन के अंदर की वृत्तियों को वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यदि बात करें तो ये कहते हैं कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कविता जीवन और, वो इस पे ध्यान दीजिएगा, जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंद जी पंत जी कहते हैं कि कविता हमारे, जो कविता होती है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने। आगे बात कर लेते हैं इसी में प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद। आप कहेंगे कि मैम तो गद्यकारों को भी ले आई हैं, कथाकारों को भी, ठीक है। काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य जीवन की आलोचना है। किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने। आगे बात कर लेते हैं छठे नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं कि कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का
प्रकाशन है, किसने कहा है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 7वें नंबर पे बात करें तो सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल जी की बात करें तो धूमिल जी कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। चलिए इन्हीं को स्पष्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तद दोषों यानी कि दोषों से रहित, मम्मट कहते हैं कि दोषों से रहित काव्य क्या हो? दोषों से रहित हो, शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो यानी कि लिप्त हो, गुण सहित हो, स गुणालंकार, स यानी कि सहित, गुणों से युक्त हो, गुण सहित हो, गुण सहित हो, और कहीं कहीं जिसमें अलंकार हो, कहीं कहीं अलंकार हो, उसे काव्य कहते हैं। किसने कहा है? मम्मट ने। ठीक है, तो तद दोषों यानी कि दोषों से रहित हो, शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो, स गुणावन अलंकृति, गुण सहित हो यानी कि उसमें गुण समाहित हो, और स गुण अवनालंकृति, और कहीं कहीं पर उस काव्य में, उस पंक्ति में अलंकार भी हो तो उसे काव्य कहते हैं। मानने वाले कौन है? आपके आचार्य मम्मट जी। पंडित राज जगन्नाथ जी की बात कर लेते हैं। तो रमणीय अर्थ यानी कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें काव्य कहते हैं। किसने कहा है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने। हिंदी के प्रमुख आचार्यों की यदि बात करें अब आगे तो देख लेते हैं। केशवदास कहते हैं कि केशवदास ने दोष रहित, जिस काव्य में दोष ना हो, अलंकार हो और रसमयी रचना हो, यानी कि जिसमें दोष ना हो, जिस काव्य पंक्ति में दोष ना हो, पद में दोष ना हो, वो काव्य है। जिसमें अलंकार हो और वो जो रचना है, जो पद हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, वो रसमयी अगर होती है, पाठक को आनंदित करने वाली जो पंक्तियां होती हैं जिसमें दोष ना हो, अलंकार हो और पाठक को रस में आनंद दे, यानी कि पाठक को आनंदित करे, उसे हम काव्य कहते हैं। किसने कहा है? केशवदास ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। हमारे जो अंतःकरण यानी कि हमारे मन में अंतःकरण की जो वृत्तियां होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, कि जो चित्र का नाम है, उसे, जो हमारे मन में जो अंतःकरण में जो चित्र उभरते हैं, उन चित्रों के नाम को ही कविता कहते हैं। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर ले तो कविता क्या है? कि जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कविता जीवन और जगत को अभिव्यक्त हमारे सामने, पाठक के सामने या रचनाकार के सामने जगत और जीवन को अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, जो काव्य होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, उन्हें काव्य कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सुमित्रानंद पंत जी की बात करें तो कविता क्या है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता जो हमारा जो परिपूर्ण जीवन होता है, उसमें जो क्षण होते हैं, उनको जो वाणी देती है, वो कौन होती है? कविता होती है। मुंशी प्रेमचंद जी की बात कर लें तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य क्या है? जीवन की आलोचना है। कवि जो लिखता है, उसको जो आलोचनाबद्ध करती है, वो कविता है। ठीक है, ऐसा कहने वाले कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बात कर लें रविंद्रनाथ टैगोर जी की तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि कविता
मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। जो कवि एक कविता लिखता है उसका क्या व्यक्तित्व है, ये पाठक कभी कभी उनकी कविता से अनुमान लगा लेता है। जैसा कि आप देखेंगे बच्चन सिंह पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की यदि आप बात करेंगे तब आप देखेंगे कि वो छई एवं रोमांस के कवि हैं। या मुक्तिबोध के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। या किसी, अब जैसे आप मुंशी प्रेमचंद की ही बात कर लें तो मुंशी प्रेमचंद जी का जब आप साहित्य पढ़ते हैं, बात यहाँ पे काव्य की नहीं है, बात यहाँ पे साहित्य की भी आ जाती है, या काव्य की ही तो हम कर ही रहे हैं मुख्य रूप से। लेकिन जिस पाठक जिस रचनाकार की आप जिस रचना को पढ़ते हैं उसमें आप रचनाकार को भी पढ़ लेते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। तो ये बात कही है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बहुत सटीक बात कही है कि कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। मनुष्य को जो व्यक्तित्व होता है उसको प्रकाशित करने वाली, पाठकों के सामने लाने वाली जो एक रचना है उसको हम कविता कहते हैं, ठीक है। यदि आप तुलसीदास जी के बारे में देखेंगे, उनकी रचनाओं से कबीर के व्यक्तित्व को आप पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे समाज सुधार थे, कैसे प्रखर थे। तो ये सब चीज़ें आपको उनका काव्य ही उद्घाटित करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की। धूमिल कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता क्या है कि भाषा में जो आदमी होता है, भाषिक रूप से जो व्यक्ति होता है, आदमी होने की तमीज है। ये किसने कहा है? आपके सुदामा पांडे धूमिल जी ने। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के एक दो जो और रचनाकार बचे हुए हैं उनकी पंक्तियों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही, जितना जहाँ से प्रश्न बन सकता है वही तथ्य हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। आप कहें कि मैम इससे और बढ़ के लिखवाती हूँ तो वो सब आप किताबों में लिखा हुआ है, आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे आपको जो निचोड़ है काव्य का वही आपको देना है। काव्य से यदि प्रश्न बनेगा तो आपका यहाँ से प्रश्न नहीं जाएगा। ये चीज़ आप, इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे सुदामा पांडे धूमिल जी से आगे के जो कवि आलोचक हैं उनकी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके अज्ञे जी के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ठीक है। अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी कह रहे हैं कि कविता सबसे पहले शब्द है। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है, रह जाती है कि कविता शब्द है। इसके आगे बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी क्या कहते हैं? निराला जी कह रहे हैं कि कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। कविता विमल, जिसमें कोई भी मल ना हो, कोई भी गंदगी ना हो, विमल हृदय का, यानी कि एकदम स्वच्छ हृदय हो, हृदय का उच्छ्वास है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि काव्य ये सब आपको याद है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। विकल्प या विज्ञान से
नहीं है। किसने कहा है? तो आपके जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, ये थे आपके हिंदी के आचार्य जिन्होंने काव्य के संबंध में अपनी परिभाषाएं दी हैं। चलिए, अज्ञेय जी कहते हैं कि कविता जो है, कविता सबसे पहले शब्द है। कविता क्या है? शब्दों से प्रारंभ होती है। कविता का जो पहला नियम है वो शब्दार्थ है, शब्द है, और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है, और अंतिम में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कविता को शब्द के अर्थ में प्रयोग करने वाले आचार्य हैं, या कवि हैं या विद्वान हैं, तो कौन रहेंगे? आपके अज्ञेय जी रहेंगे। निराला जी की बात करें तो कविता विमल हृदय, ऐसा हृदय कि जिसमें कोई भी मल ना हो, कोई भी किसी तरह का विकार ना हो, का उच्छ्वास है। ठीक है, क्या है? कविता है। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो काव्य आत्मा की, जो काव्य है मनुष्य का, पाठक की जो आत्मा है, संकल्पनात्मक अनुभूति है, संकल्पों से युक्त अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, वैसे इनकी जब भी काव्य पंक्ति पूछी जाती है इतनी ही, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। किसने कहा है? तो आपके जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, तो ये थी आपकी जो काव्य की परिभाषाएं थी, हिंदी और संस्कृत के आचार्यों ने जो परिभाषाएं कही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। इससे अगली क्लास में देखते हैं कि काव्य हेतु काव्य प्रयोजन या क्या लेकर आते हैं। जिसको भी टेस्ट सीरीज लेनी है 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। ठीक है, डेमो पेपर यदि आपको चाहिएगा तब भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इसमें 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं 750 रुपये में। ठीक है, और जो अभी तक के टेस्ट पेपर हो गए हैं वो आपको एक साथ प्रेषित कर दिए जाएंगे। बाकी के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर के तरह आपको टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कभी जैसे कुछ व्यस्तताएं आ जाती हैं तो सप्ताह में 1 टेस्ट पेपर कर दिया जाता है, वैसे सप्ताह में 2 ही टेस्ट पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी काव्यशास्त्र के नए तथ्य के साथ में। आपसे छूटेगा कुछ नहीं, जैसा कि हमने आपसे कहा है। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।